हेलो, वेलकम बैक अगेन। एंड आज हम तो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। इस टॉपिक का नाम क्या बेटा? सिंपल सा है, दैट इज मैनेजमेंट। एंड किसके मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं आज की क्लास में हम। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो इस ऑब्जेक्टिव में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक बिजनेस की अगर मैं बात करूँ ना, तो उस बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स कितने होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स वाला जो कैटेगरी है उसको तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिजाइन किया हुआ है। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? कैटेगरी नंबर 1 जहां पे हम ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स कुछ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे भाई एक सोशल ऑब्जेक्टिव, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी कुछ सोसाइटी के प्रति भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है हमारे पास। उसके बाद कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं हमारे। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एग्जैक्टली हमारे किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, हम उन सारी चीजों के ऊपर आज बात करने वाले हैं। ओके, तो ये जो आपकी क्लास रहने वाली है ये होने वाली है हमारी डे 2 ऑफ अवर दिस सीरीज। और डे 1 में मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले सारे टॉपिक्स को मैं कवर कर चुका हूं। नहीं देखा है जाके तो वो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आज हम टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं। जितने होंगे उतना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है दैट इज मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं? बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? सबसे पहली चीज, मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि सर्वाइवल चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए? सर्वाइवल। अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करोगे तो ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा भाई? आपका बिजनेस जो आप कर रहे हो उसका सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बिजनेस करना और बिजनेस को सही तरीके से चलाना दो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर आप सही तरीके से बिजनेस चला रहे हो तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके बिजनेस में मैनेजमेंट सही तरीके से होगा। और मैनेजमेंट सही तरीके से होगा तो पहला ऑब्जेक्टिव जो आपके पास है दैट इज सर्वाइवल, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है? आपने बिजनेस जब स्टार्ट किया, तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना बेसिकली, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हर बिजनेस में 3 फेज निकल के आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको। 3 फेज निकल के आते हैं। पहला फेज क्या रहता है? पहला फेज रहेगा, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वो रहेगा लॉस का। ठीक है, दूसरा फेस आपके पास जो रहेगा वो रहेगा न्यूट्रल। तीसरा फेस जो रहेगा वो रहेगा प्रॉफिटेबल। अब हर बिजनेस में ऐसा नहीं होता, बट जनरली मैक्सिमम बिजनेस के अंदर इस तरीके की चीजें देखी जाती हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो पहला जो सेशन निकलेगा, फर्स्ट पीरियड जो आपका निकलेगा वो लॉस में निकलेगा। दूसरा पीरियड जो निकलेगा वो निकलेगा न्यूट्रल, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तीसरा सिचुएशन जो निकलेगा, तीसरा पीरियड जो निकलेगा वो निकलेगा आपका प्रॉफिटेबल। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अगर आपने सही तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, मैनेजमेंट को सही तरीके से मेंटेन रखा, तो हो सकता है ये सारी चीजें आपको बहुत जल्दी, जो प्रॉफिटेबल जो वाला सेक्शन है, ये वाला प्रॉफिट वाला पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट में ही आपको देखने को मिल जाए। तो सब कुछ मैनेजमेंट में डिपेंड करता है। और सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है? देखो, सर्वाइवल का सिंपल सा पार्ट है भाई, जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा ना तब तक सर्वाइवल के बारे में भूल ही जाओ। प्रॉफिट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो प्रॉफिट कैसे, क्या लिखा हुआ है? अर्निंग जो हमारे पास है वो इनफ होनी चाहिए। किसके लिए? रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। भाई आप जो खर्चा कर रहे हो ना, अगर वो खर्चा मेरा ज्यादा हो जाता है सेल्स से, तो आपके बिजनेस में को सर्वाइवल चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, कब तक लॉस झेलोगे यार? सिंपल है, लॉस कब आता है आपके पास? सर लॉस केवल तभी आएगा जब हमारी सेल्स जो है वो कम पड़ जाती है हमारी कॉस्ट से, है ना। अगर बेटा आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, सेल्स कम आ रही है, इसका मतलब क्या है? सिंपल है, आप लॉस जनरेट कर रहे हो। तो भाई एटलीस्ट इतना तो कमाओ, इतनी तो सेल्स आप जनरेट करो ताकि आपके पास क्या है कि आपका कॉस्ट निकल सके। अगर ये बराबर आ रहा है तो जैसे तैसे करके आप सर्वाइवल मोड में चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पॉसिबल कब हो पाता है? इसका रिवर्सल कब आएगा? जब आप इस तरीके से देखोगे। प्रॉफिट केवल और केवल तभी बिजनेस में देखने को मिलेगा जब आपकी सेल्स ज्यादा होगी। किससे? कॉस्ट से। ये पॉसिबल कैसे करें? मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजंस जो बिजनेस के फेवर में है। ऐसे पॉजिटिव डिसीजन जब मैनेजमेंट लेगा, किसके रिगार्डिंग? विद रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। भाई बिजनेस की एक्टिविटीज जो भी हम कर रहे हैं, सेल्स कैसे बढ़ानी है, खर्चा कहां पे कितना करना है, कितना मटेरियल परचेज करना है, कितने इंप्लॉयज रखने हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? ये मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि जब आप एनालिसिस करोगे उसके अकॉर्डिंगली आप काम करोगे, और ये बिजनेस एक्टिविटीज का ही तो पार्ट है
कि जरूरत से ज्यादा मटेरियल खरीद लिया, पड़ा हुआ सड़ रहा है, क्या फायदा उस मटेरियल का। जरूरत से ज्यादा इंप्लॉयज आपने हायर कर लिए ये सोच के कि हाँ भाई मैं अच्छे लेवल पे जाऊंगा, इंप्लॉयज ज्यादा होंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे। अबे ऐसा नहीं होता भाई। तरीका क्या है? तरीका है आप देखो आपको रिक्वायरमेंट कितने की है। दिस इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये कुछ डिसीजन होते हैं मैनेजमेंट के, और ये सब एंश्योर करते हैं आपके बिजनेस के सर्वाइवल को। ओके, सर्वाइवल का पॉइंट क्लियर हो गया। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो। ठीक है, बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा ये बहुत जरूरी है। तो बिजनेस लॉन्ग टर्म में अगर आप सर्वाइवल मोड में जाना चाहते हो, देखना चाहते हो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, तो आपको एक चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट आना चाहिए, तब तो आप सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही बैठ जाओगे कि हाँ भाई दिक्कत आ रही है भाई, लॉस हुए जा रहा है, प्रॉफिट कैसे जनरेट करें, नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, अगला पॉइंट आता है प्रॉफिटेबिलिटी। पहला पॉइंट तो सर्वाइवल, भाई जैसे तैसे करके एटलीस्ट इतना कमा लो कि आप सर्वाइव कर सको। ठीक है, कम से कुछ ना हो तो भाई इक्वली कर लो। मैं ये नहीं कह रहा आप कमाओ, आप क्या करो, इक्वल करना शुरू कर दो एटलीस्ट, कि भाई आपको एटलीस्ट नुकसान ना हो, नुकसान हो भी तो एटलीस्ट इतना नुकसान हो कि जो झेल सको। ठीक है, उसके बाद जब ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, सर्वाइवल के मोड में आप आ गए, अब अगले पॉइंट पे आते हो, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। चलो ठीक है भाई, आपने इक्वल तो कर लिया, इक्वल करने के बाद अगला मोड क्या है, अगला मोड है मेरा ये वाला, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी। बिजनेस स्टार्ट किया था इसके लिए, सर्वाइवल के लिए। कब तक सर्वाइवल करते रहोगे यार, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, 5 साल में कुछ कमाया ही नहीं आपने, तो कब तक सर्वाइवल मोड में रहोगे। आपका अगला पॉइंट क्या आना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी, कि भाई प्रॉफिट कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रोथ। भाई इतना कमाओ, कुछ तो कमाओ, प्रॉफिट तो होना चाहिए ना, ताकि सर्वाइवल भी आपको दिख सके और आप ग्रोथ के बारे में सोच सको। ठीक है, जो भी आप कमा रहे हो, एक ब्रांच आप चला रहे हो, अच्छी बात है, फिर उसके बाद उस ब्रांच से प्रॉफिटेबल हो जाओ, प्रॉफिट कमाना शुरू करो। प्रॉफिट कमाओगे तो आप ग्रो करने के बारे में सोच सकते हो कि हाँ भाई अब मेरे पास एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है मेरे बिजनेस की, प्रॉपरली ग्रो कर रही हैं चीजें, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है, अच्छी बात है। अब क्या है, प्रॉफिट जब आप कमाना शुरू करो, प्रॉफिट क्या दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट प्रोवाइड्स विटल इंसेंटिव्स फॉर द कॉन्टिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइजेस। भाई ये क्या है, प्रॉफिट क्या है, जब प्रॉफिट होता है ना तो एक क्या दिखाता है, वो विटल इंसेंटिव दिखाता है। विटल इंसेंटिव मतलब इंपॉर्टेंट इंसेंटिव है, वही वो प्रॉफिट हो रहा है मतलब बिजनेस सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इंटरप्राइजेस का एक वैल्यू बना देता है मार्केट में कि हाँ भाई कंपनी अच्छे से काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये हो गया, अगला स्टेप क्या आता है आपके पास, अगला स्टेप आता है मेरा ग्रोथ का। अब आप ग्रोथ के बारे में सोच सकते हो, प्रॉफिट आना शुरू हो गया, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो, आप एक काम करो, एक और ब्रांच खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक अलग डिवीजन खोल सकते हो मैनेजमेंट का। अगर आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, एक अलग डिवीजन खोल दो, क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं अभी कॉमर्स की क्लासेस स्टार्ट करता हूं, मेरे को लगता है कि हाँ कॉमर्स की क्लासेस मैंने वेल एस्टेब्लिश्ड कर ली है, सब कुछ ठीक होने लग गया, तो मैं काम करता हूँ साइंस का डिपार्टमेंट और खोल के बैठ जाता हूँ, क्योंकि यहां से मुझे प्रॉफिटेबल बिजनेस मेरा बन चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे साइंस की क्लासेस को भी स्टार्ट करना है, तो वो एक अलग डिपार्टमेंट ओपन करूंगा। बिकॉज डिपार्टमेंट ओपन करने का मतलब क्या है, मुझे नए लोगों की ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, साइंस के टीचर्स मुझे चाहिए अलग अलग। ठीक है, या फिर छोटे बच्चों का डिपार्टमेंट अलग खोल सकता हूं मैं कि हाँ भाई ये छोटे बच्चे अवेलेबल हैं, इनके लिए टीचर्स अलग रखने पड़ेंगे, इनके लिए डिपार्टमेंट अलग बनाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, ये ग्रोथ का पॉइंट है। ठीक है, तो ग्रोथ मतलब ग्रोथ इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, हाउ वेल इट इज एक्सप्लॉइट्स द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। भाई मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटीज तो घूम ही रही है ना, चलती रहती हैं अपॉर्चुनिटीज। अब उन अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल आप कितने अच्छे तरीके से कर सकते हो, अगर आप कर रहे हो दैट मींस यू आर ऑन अ ग्रोइंग स्टेज। ओके, अगला, ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम। आपके सेल्स के वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, सेल्स कैसी आ रही है। पिछले साल 10 करोड़ की सेल की थी, इस साल 12 करोड़ की कर रहे हो, 20% का जम आ रहा है, जंप आ रहा है, अच्छी बात है, ग्रो कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड अ ग्रोथ। ठीक है, ये कैसे इंक्रीज करेगा, ऐसे इंक्रीज करेगा। या फिर क्या इंक्रीज करेगा, क्या आपके बिजनेस में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज अभी करेंगे ना जब आपको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा लोगों की जरूरत कब पड़ेगी, जब आपके पास ज्यादा काम आएगा। ठीक है, या फिर आपके पास प्रोडक्ट्स की वैल्यू इंक्रीज को, प्रोडक्ट्स आपके पास इंक्रीज कर रहे हैं, पहले आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करते थे, अब आपके पास एक सेगमेंट और ऐड ऑन हो गया आपके बिजनेस के अंदर, दैट मींस आप ग्रो कर रहे हो। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है, ग्रोथ के फैक्टर्स, और ये ही ऑब्जेक्टिव रहेगा मैनेजमेंट का। क्लियर हुआ, तो आई होप मैनेजमेंट के सारे ऑब्जेक्टिव आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल वाले आपको क्लियर होंगे। ओके, अब चलते बेटा अगले पार्ट के ऊपर। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, सोशल ऑब्जेक्टिव। नाउ व्हाट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो सोशल ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं,
आप जब बिजनेस कर रहे हो ना, बिजनेस कर रहे हो, यू आर यूजिंग अ रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको सोसाइटी के प्रति आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, आपके भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं कि आप उनके लिए भी ध्यान रखो। क्या कैसे, एक मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखता है, इट इज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सामने वाले लोगों को प्रोडक्ट्स जो आप दे रहे हो, सर्विसेज जो दे रहे हो, वो क्वालिटी वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिजनेस तो कर रहे हो, कुछ भी बना के बेचे जा रहे हो, कब तक सर्वाइव करोगे यार। ठीक है, कचड़ा बेचोगे तो मार्केट निकाल के बाहर कर देगी। तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो, एट रीजनेबल रेट्स दो उन्हें। ऐसा नहीं प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप लगे पड़े हो, 100 का सामान 400 में बेच रहे हो, ठीक है, 100 का सामान 1000 में बेच रहे हो, ऐसी चीजें भी नहीं करनी। रीजनेबल रेट्स पे आप चीजें बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जनरेट करो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंपॉर्टेंट हैं, अकेले सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कम से कम टीम में अगर आप काम करवा रहे हो, आप उनके ऊपर ओवरबर्डन चीजें डाले जा रहे हो, तो वो गलत चीज है। अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आप और लोगों को हायर करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो चीजों का। ठीक है, ज्यादा लोगों को हायर करोगे तो क्या होगा, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट आप दे रहे हो, तो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है बिजनेस के अंदर। तो ये सोसाइटी के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप एक एरिया में बैठ के काम कर रहे हो तो उस सोसाइटी का डेवलपमेंट भी हो जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं यार, किसी भी गांव देहात की अगर मैं बात करूं, जहां पे आप सब लोगों के गांव वगैरह होंगे, तो जो गांव एरिया होते हैं ना, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, हम सब सुनते हैं कि यार उस फलाना गांव के अंदर ना एक पर्टिकुलर फैक्ट्री लग गई। फैक्ट्री लगने से क्या होता है, उसके आसपास के जितने लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसी फैक्ट्री लगती है वहां पे एम्प्लॉयमेंट आता है। एम्प्लॉयमेंट आएगा तो क्या होगा, वहां के लोगों को नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, उनका खुद का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बीइंग अ बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये सब आप प्रोवाइड करो। ठीक है, और क्या करना होता है, फॉर डिसएडवांटेजेस सेक्शंस, मतलब जो सेक्शन जिनको फायदा नहीं मिल पा रहा है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज आपको जनरेट करनी है। और क्या लिखा है, ऑफ सोसाइटीज। और उसके बाद बेसिक इम्यूनिटीज आपको प्रोवाइड करानी है, जैसे स्कूल वगैरह, क्रचेज वगैरह ओपन करवा दो आप एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, एंड बाय यूजिंग द एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, और जब प्रोडक्शन कर रहे हो ना, तो प्रोडक्शन करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आपको हमेशा इको फ्रेंडली तरीके को इस्तेमाल करना है ताकि एनवायरमेंट को भी हार्म ना हो। ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोसाइटी में काम कर रहे हो इसीलिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या निकल गया था बेटा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भाई पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में आप काम कर रहे हो, कुछ लोग तो काम कर ही रहे होंगे ना, उनके भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है अपने बारे में सोचना है, अपने बिजनेस के बारे में सोचना है, उनके बारे में सोचो। कैसे सोचना है, क्या लिखा है, इंक्लूड्स मीटिंग फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कंपिटिटिव सैलरी। भाई सैलरी जो आप उन्हें दे रहे हो ना, वो कंपिटिटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पड़ोस वाले गांव में या पड़ोस वाली फैक्ट्री में उनको सेम काम के 15,000 मिल रहे हैं और आप उन्हें 10,000 रुपए दे रहे हो। ये नहीं करना, आपको सही तरीके से चीजें मैनेज करनी है। कंपिटिटिव सैलरी एटलीस्ट उन्हें देनी चाहिए आपका। बस हाँ, ये वहां पे ये भी ध्यान रखनी है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, अगर सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम बिजनेस का आपका कैपिटलाइजेशन है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका सेम है, साइड वाले बिजनेस का उसका भी सेम है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सेम है, फिर भी आप अगर गलत तरीके से सैलरी प्रोवाइड करा रहे हो तो ये गलत बात है। ठीक है, तो क्या सही बात है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ये ध्यान रखना है आपको कि अगले बंदे की एटलीस्ट सैलरी के टाइम पर जब देने की बारी है तो कंपिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करो। एंड क्या लिखा है, एंड कुछ पर्क्स वगैरह आपको एक्स्ट्रा देने हैं। एंड सोशल एंड सेफ्टी नीड्स का भी ध्यान रखना है इंप्लॉइज की। ठीक है, जहां पर क्या निकल के आता है, लाइक बेसिक एम्यूनिटीज होनी चाहिए बंदों के पास, रोटी कपड़ा मकान, और पीयर रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। पीयर रिकॉग्नाइजेशन मतलब जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे उसकी जान पहचान, उसको लोग जानने वाले होने चाहिए। कुछ इस तरीके की चीजें करो ताकि अगले बंदे को ये लगे कि हाँ भाई हमें भी लोग जानते हैं, है ना। इसके लिए क्या होता है, इवेंट्स वगैरह करवाए जाते हैं कंपनीज के अंदर और दिखाया जाता है, हाँ भाई दिस ही इज अ मैन ऑफ द मंथ। आपने देखा होगा ना, पिज्जा हट वगैरह, डोमिनोज वगैरह में गए होगे आप, तो वहाँ पे एक साइड में ना वो लगा होता है, एक काइंड ऑफ बोर्ड वगैरह काइंड ऑफ लगा होता है, और इसके ऊपर डिटेल्स लिखी होती हैं कि मैन ऑफ द मंथ, उसे फोटो लगी होती है एक पर्टिकुलर पर्सन की कि ही इज माय मैन ऑफ द मंथ, इसने ज्यादा सेल जनरेट करी है, इसने करा है। ये सब क्या है, ये सब पीयर रिकग्निशन है बेटा। ये सब पीयर रिकग्निशन कैसे हो गया, क्योंकि हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं,
तो पर्सनली अच्छा लगता है ना, जब हमें सामने वाले इंसान से हमें अप्रिशिएशन मिलता है, तो ये अच्छी बात है। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का पार्ट आपके पास हो जाता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सैलरी दी और काम ही कराए जा रहे हो, काम ही कराए जा रहे हो भाई, बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखो यार। सोसाइटी के में आप काम कर रहे हो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, सेफ्टी नीड्स का भी ध्यान रखो। आप जहाँ काम करवा रहे हो प्रॉपरली सारी चीज़ें सेफ्टी वगैरह हैं, उधर फायर से लड़ने के लिए सारी चीज़ें हैं, फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है, उनका इंश्योरेंस आपने करा रखा है नहीं करा रखा, ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे इन सब चीज़ों की जरूरत है तो। ठीक है, तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स। तो आज हमने क्या क्या कवर किया बेटा, सारे ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर किए, चाहे वो सोशल हो, चाहे ऑब्जेक्ट चाहे पर्सनल हो, चाहे वो मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, हमने सब कुछ कवर किया अपने पास। डन। अब हम चलेंगे अपने अगले पार्ट के ऊपर। तो बेटा अगला पार्ट क्या हमारे पास, अगला पार्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, भाई मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, कि मैनेजमेंट अगर किसी बिजनेस में होगा तो वहां पे किस किस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहला पॉइंट क्या निकल के आता है, पहला पॉइंट आता है मेरे पास, मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल का मतलब क्या होता है भाई, बिजनेस में आप काम कर रहे हो तो बिजनेस में सभी लोगों का एक गोल है, ग्रुप का गोल है। जैसे मैंने एक ग्रुप एक्टिविटी निकाली, भाई हमारा ग्रुप गोल क्या है। जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करूं, जैसे मैं एग्जांपल्स हमेशा मैक्सिमम मेरे एग्जांपल्स इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के ऊपर देखने को मिलेंगे आपको। एक स्कूल के अंदर एक टीचर पढ़ा रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है उसका इंडिविजुअल गोल क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस क्या देखने को मिलती है कि हाँ भाई अकाउंट्स अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसका इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो अकाउंट्स में अच्छे नंबर आने चाहिए सबके। मैथ्स का टीचर क्या देखेगा कि मैथ्स में अच्छे नंबर आने चाहिए, ठीक है। इको का क्या देखेगा, इको में सबके अच्छे नंबर आने चाहिए। लेकिन अगर मैनेजमेंट होगा बिजनेस के अंदर तो क्या होगा, एक ग्रुप गोल जो कि क्या है कि सभी बच्चों के सब सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आने चाहिए और मैक्सिमम जो बच्चों की पासिंग परसेंटेज है सबकी परसेंटेज अच्छी रहनी चाहिए हमारे स्कूल से। तो ये पॉसिबल केवल तभी हो पाएगा जब पर्टिकुलरली मैनेजमेंट अच्छा होगा उस स्कूल का, उस एडमिनिस्ट्रेशन का। क्लियर। तो ये क्या है, ग्रुप गोल को एक टीम बनाते हैं। क्या होता है, मैनेजमेंट क्या करता है, एक टीम क्रिएट करता है एंड कोऑर्डिनेशन बनाता है, ठीक है, विद इंडिविजुअल्स टू अचीव इंडिविजुअल गोल्स अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब ऐसा नहीं इंडिविजुअल गोल भी कंप्लीट हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल केवल तभी हो पाएगा जब मैनेजमेंट होगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो तीन लोग हैं, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों को काम दिया गया कि आपको दिन में क्या करना है, दिन में भाई 10 ट्रीज प्लांट करने हैं, 10 ट्री प्लांट करने हैं। तीनों की अपनी स्पेशलाइजेशन है। पहला बंदा स्पेशलिस्ट है किसके अंदर, भाई गड्ढा खोदने में, ये गड्ढा खोदेगा। ये बंदा क्या करेगा, ये प्लांट लगाएगा इसके अंदर, ठीक है, ये प्लांट लगाएगा। तीसरा बंदा क्या करेगा, मट्टी डाल के गड्ढा बंद कर देगा। हो गया काम, ये तो काम होता है, गड्ढा खोदो, प्लांट लगाओ, मट्टी डालो, खत्म काम। 10 ट्री लग जाएंगे। अब ये सारी चीजें करने के लिए क्या मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर सब चीजें तरीके से हो रही हैं, सबसे पहला काम ये खत्म करेगा, फिर उसके बाद ये खत्म करेगा, फिर ये खत्म करेगा। और ये सारी चीजें क्या है, एक मैनेजमेंट अगर होगा तो अगला सब बंदे अच्छे अच्छे से काम करेंगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट खत्म और ये बंदा केवल अपना काम करके निकल जाता है, गड्ढे खोदता है, खत्म। या फिर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, ये बंदा अब्सेंट हो गया, छुट्टी पे पड़ा हुआ है किसी भी रीजन से, तो और ये दोनों बंदे कहते हैं ठीक है भाई हमें क्या मतलब, हमें तो अपने ऑब्जेक्टिव से मतलब है, हमें अपने काम से मतलब है। तो ये क्या करेंगे, ये गड्ढा खोदेगा, ये गड्ढा बंद करेगा, खत्म काम। भाई मेन काम, ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है, ग्रुप गोल क्या है, 10 प्लांट लगाना डेली, ठीक है। तो उस दिन तो काम हुआ नहीं हमारा, ठीक है। बट मैनेजमेंट अगर होगा तो क्या होगा भाई, इसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा भेजा जाएगा जो कि प्लांट्स को लगाएगा और फिर प्रॉपर काम चलेगा। तो मैनेजमेंट क्या करता है, इंपॉर्टेंट यहां पे भी मैनेजमेंट है, छोटे छोटे काम में, बड़े से बड़े काम में, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए आपको। क्लियर। तो मैनेजमेंट क्या करता है, आपको कोऑर्डिनेट करता है। किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, इंडिविजुअल साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ताकि वो अचीव कर सके खुद का गोल भी, कि भाई अचीव क्या करना है, हर बंदे को अपना अपना काम करना है। तो अपना काम भी हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का काम भी हो जाएगा। क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। भाई बिजनेस में अगर आप काम करो तो आपके बिजनेस की एफिशिएंसी, लोगों की एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी। कैसे इंक्रीज करेगी वो भी देख लेते हैं। कह रहे मैनेजमेंट इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, कैसे इंक्रीज करेगा, बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। भाई बेस्ट पॉसिबल मैनर में जो रहेगा वो तरीके से अगर आप चीजें यूज करोगे तो क्या होगा, आपका खर्चा भी कम होगा और लोगों की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगी। एग्जाम्पल, आपके स्कूल में अकाउंट्स का टीचर है, अकाउंट्स का टीचर केवल अकाउंट्स ही पढ़ाएगा। सोच के देखो, किसी अकाउंट्स के टीचर को अगर मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं कि आज आपको सिर्फ फिजिक्स की क्लास लेनी है, तो क्या वहां पर वो सही तरीके से काम कर पाएगा,
रिसोर्सेज का मतलब होता है वो चीजें जो आपके लिए काम कर रही हैं। अब वो वहां पे मशीनरीज भी होती हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो लोग हैं उन्हें ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है, जो मशीनरीज है उन्हें भी रिसोर्सेज कहा जाता है, लेकिन वो क्या है, वो आपका एक मटेरियल थिंग्स हैं आपकी। क्लियर? तो अगर मैं इस तरीके से चीजें करता हूं, अकाउंट्स के टीचर को बोल रहा हूं फिजिक्स पढ़ाओ, तो क्या मैंने अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल वे में इस्तेमाल किया? नहीं किया। मैनेजमेंट क्या करेगा? मैनेजमेंट सही बंदे को सही काम देगा उसके स्किल्स, एक्सपीरियंस और एबिलिटी के हिसाब से। तब क्या होगा? तब वो बंदा अपना सही तरीके से बेस्ट काम करेगा और खर्चा भी कम से कम आएगा, वेस्टेज भी कम से कम होगी आपकी। क्लियर? ये पॉइंट निकल के आता है इंक्रीजेस एफिशिएंसी का। ओके, इसके बाद अगर मैनेजमेंट सही तरीके से काम करेगा तो ये क्या करता है? ये एक डायनेमिक एनवायरनमेंट जो हमारे पास देखने को मिलता है। अब बिजनेस में क्या होता है ना, हम जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, ये सर, ये एनवायरनमेंट क्या है? ये डायनेमिक है। दो तरह की चीज होती है, एक होता है डायनेमिक और एक होता है स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो बदलता रहता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जो सेम रहेगा। अब जिस एनवायरनमेंट में हम बैठे हैं, आज जैसे हैं, क्या कल भी वैसे रहेंगे? क्या परसों भी वैसे रहेंगे? क्या 6 महीने बाद भी वैसे रहेंगे? नहीं, चीजें बदलेंगी। तो जब बदलाव होता है तो जो लोग हम हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमें उन्हें बदलने के लिए बोलना पड़ता है कि भाई बदल जाओ, क्योंकि अब चीजें वैसी नहीं है जैसी 6 महीने पहले थी। एग्जाम्पल बेस्ट, कोविड के टाइम पे। अब कोविड के टाइम पे क्या था? स्कूल में टीचर्स को स्पेसिफिकली मैनेजमेंट ने क्या किया था? ट्रेनिंग दी थी प्रॉपर तरीके से कि मैं लैपटॉप पे जूम मीटिंग के ऊपर क्लासेस कैसे होती हैं, गूगल मीट कैसे चलाया जाता है। लैपटॉप में काफी सारे टीचर्स को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ये सब चीजें ये सब चीजों को ऑपरेट करने में समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैनेजमेंट ने क्या किया? ये सब चीजें सिखाई ताकि वो अडॉप्ट कर सके न्यू थिंग्स को, जो कि आज के टाइम पर रिक्वायर्ड है एज पर द एनवायरमेंट। ठीक है? तो अगर मैनेजमेंट रहेगा तो वो क्या करता है? मैनेजमेंट क्या दिखा रखा है? मैनेजमेंट हेल्प करता है, किस चीज की? इंप्लॉइज की हेल्प करता है, ताकि वो ओवरकम कर सकें अपने उस रेजिस्टेंस को जो कि उन्हें बदलने नहीं दे रहा है। किसको? टू चेंज एंड अडेप्ट द सॉरी and adapt as per changing situation to ensure its survival, growth and its competitive edge. क्लियर? भाई कोई इंसान है बदलना नहीं चाहता, लेकिन मैनेजमेंट को पता है कि अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमारा सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा, ग्रोथ खतरे में आ जाएगा और हम कंपटीशन के जो माहौल हमारा चलता है मार्केट में उससे बाहर निकाल दिए जाएंगे। ठीक है? तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है और ये पॉसिबल कब रहेगा? जब मैनेजमेंट होगा बिजनेस के अंदर। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट्स हमारे क्लियर हैं। अब आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर बेटा। चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट ये हमारे पास क्या बताते हैं इनके अंदर? तो ये क्या बताएगा? देखो चौथा पॉइंट क्या लिखा है? अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। भाई पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? अगर मैनेजमेंट साथ में रहेगा ना, तो मैनेजमेंट में जो हमारा मैनेजर है, अच्छा मैनेजमेंट कौन करता है? मैनेजर ही करता है, सिंपल है। तो मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर मोटिवेट करेगा, और लीडरशिप मैनेजमेंट जो होता है वो हेल्प करेगा। मतलब एक टीम है ना, 10 लोगों की टीम है। अब कहते हैं काम करना और काम करवाना दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो जो काम करवाता है ना उसकी सैलरी हमेशा ज्यादा होती है, बिकॉज उसे उन लोगों के साथ डील करना पड़ता है जो डिफरेंट माइंडसेट्स के अलग अलग बैठे हुए हैं। ठीक है? एक काम करना है भाई, ये सामान मुझे यहां से उठा के यहां रखना है। ठीक है? ओके, तो ये सामान मुझे, ये मेरे पास अवेलेबल है, यहां से उठा के मुझे इस हाथ से यहां पे रखना है, अलग अलग जगह पे। इस काम को करना आसान है मेरे लिए, क्योंकि मेरा माइंडसेट क्लियर है कि अगर मैं ये करूंगा, ऐसा करूंगा, तो यहाँ पे ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर मैं किसी इंसान को बोलूं ये करने के लिए, किसी इंप्लॉय को ये करने के लिए बोलता हूँ, किसी सबॉर्डिनेट को ये करने के लिए बोलता हूँ, तो वो क्या बोलेगा? सर ऐसे करने से फायदा क्या? चल रहा चलने दो, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है? तो ये सब चीजें क्या है? अगर ऐसा मैं काम करूंगा तो मुझे तो पता है ना फायदा है, लेकिन मैं सामने वाले इंसान को कैसे बताऊं? सामने वाले इंसान को कैसे बोलूं कि भाई चेंज कर ले? जैसे स्टार्टिंग में जब ना टाइपराइटर, आपको सबको पता होगा, जब टाइपराइटर निकल के आया, पहले क्या चलता था? टाइपराइटर चलते थे। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? 1990 के अंदर कंप्यूटर्स का टाइम आया था, तो लोगों को बोला गया भाई कंप्यूटर आप स्टार्ट करो, कंप्यूटर टाइपराइटर की जगह पे ना कंप्यूटर से आप टाइपिंग वगैरह किया करो। तो लोगों ने रेजिस्ट किया इस चीज को, चेंज करने के लिए स्टार्ट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे भाई टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर आ गया, 10 लोगों की नौकरी खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जो मैनेजर्स थे, जो अच्छे मैनेजर्स थे, जो लीडरशिप क्वालिटी जिनके अंदर थी, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने इसके फायदे बताए, मोटिवेट किया लोगों को, समझाया कि भाई ये नौकरी खाएगा नहीं, ये नौकरी जनरेट करेगा। एंड ऑल वी नो कि आज के टाइम पे टाइपराइटर कहाँ है और कंप्यूटर्स कहाँ हैं, एंड ड्यू टू कंप्यूटर्स कितनी ज्यादा नौकरीज, कितने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं।
क्लियर? तो मैनेजमेंट में ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, और मैनेजमेंट में पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाने का ही काम किया जाता है मैनेजर के द्वारा। क्या लिखा है? और इससे क्या होता है, हेल्प होती है इंडिविजुअल्स की भी, कि वो अचीव करवा सके पर्सनल गोल्स को वाइल वर्किंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। भाई ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अगर कोई इंडिविजुअल कंप्लीट करेगा तो उसका भी तो फायदा होगा ना। अप्रेजल के टाइम पे क्या होता है ना, जब नया नया सेशन खत्म होने वाला होता है फरवरी और मार्च के बाद, क्या होता है, अप्रेजल होता है। तो मैनेजर क्या करते हैं, मैनेजर सामने वाले को मोटिवेट करते हैं, यार अच्छा अच्छा काम करो, टारगेट्स कंप्लीट करो जल्दी जल्दी, आई विल रिकमेंड योर नेम, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके फ्यूचर में, आपको प्रमोशन मिल सके, आपकी सैलरी बढ़वा दूंगा मैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब वही पॉइंट्स हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास क्या, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करवा देते हैं हम लोग। क्लियर? इसके बाद क्या पॉइंट निकल के आता है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? मैनेजमेंट हेल्प करता है किसमें, इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो मैनेजमेंट की पॉसिबल रहेगा ना। मैनेजमेंट ही बताएगा भाई क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नहीं करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब मैनेजमेंट का पार्ट है। ओके, और इस तरीके से करोगे तो क्या होगा, इंप्लॉयमेंट भी क्रिएट ऑपरेट इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। कैसे कैसे एक्टिविटी क्रिएट होंगी, एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। भाई नई टेक्नोलॉजीज को भी आप अडॉप्ट कर रहे हो तो उसका बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। तो दीज आर दी पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंस दिखाती हैं मैनेजमेंट के अंदर। ओके, तो व्हाट वी हैव डन इन अवर टुडेस क्लास, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमने कवर अप किया, और ऑब्जेक्टिव्स को कवर अप किया हमने आज के सेशन के अंदर। ओके, तो बाकी इसके अलावा नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको बता देता हूं पहले ही, ताकि हम उसको स्टार्ट कर सके। देखो अगले सेशन में हम लोग करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, बिकॉज यहां से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बनेगा ही बनेगा, लिखवा लो। क्यों बनेगा सर? क्योंकि ये टॉपिक्स में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज आपका, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, इनके ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन बना लो या केस स्टडी बना लो, मिलेगी मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक इन अवर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तब तक के लिए इस टॉपिक को रिवाइज करके रखिएगा, और डे 1 और डे 2 के लेक्चर्स को कंप्लीट कवर अप कर लीजिएगा, ताकि चैप्टर आपका जैसे जैसे हमारा हम आगे बढ़ेंगे इजीली खत्म हो जाएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।